हाँ, वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बात इंसाफ की में आपका स्वागत है। मैं अमृतलाल सरजीत सिंह। आज 9 अक्टूबर का दिन है। मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि है। मान्यवर को सही आदरांजलि, सही श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके अधूरे काम को पूरा करें। मान्यवर का पूरा जीवन सामाजिक क्रांति के लिए समर्पित रहा। वो कहा करते थे, हमने खड़ी व्यवस्था को पड़ी व्यवस्था बनाना है। खड़ी व्यवस्था वह है जिसमें ऊपर के 3 वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को सभी अधिकार प्राप्त हैं और बाकी लोगों को काम करने का कर्तव्य दिया गया है। इन तीनों वर्णों की सेवा का विधान बनाया गया है। हालांकि इस विधान के खिलाफ संविधान बन गया है, लेकिन फिर भी संविधान निभाने की जो प्रयास हैं वो सरकारों ने नहीं किए हैं। तो साहब ने हमें बताया, हमें समझाया, देश को समझाया कि देश में 15 लोग ऐसे हैं जो सत्ता में, प्रशासन में, धन धरती पे मालिक हैं और बाकी 85 लोग इनके गुलाम और सेवक हैं। तो यदि 85 लोगों को अपनी गुलामी दूर करनी है तो इस लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर उनको इकट्ठा होना होगा और इकट्ठा होकर वोट के माध्यम से ये अपनी गुलामी की बीड़ियां खत्म करनी होंगी। उनके बारे में सुना जाता है कि वो कहा करते थे कि राजनीति ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। वो सही भी था। लेकिन इसमें एक बात हमें और भी विचार करने की है कि जब वो तालों की बात करते थे तो वो कौन से ताले थे जिनकी तरफ उनका इशारा था। जहां तक मैं समझता हूं तो सबसे पहला ताला तो ये होगा कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है, जो खड़ी व्यवस्था है, उसको खत्म करना। कहा जाता है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट उन्होंने कई बार पढ़ी, बाबा साहब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उसी से उनको प्रेरणा मिली थी। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करने का फार्मूला रखा है कि हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो इस वर्ण व्यवस्था को खत्म करे। वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाले और इन वर्ण व्यवस्था की तारीफ करने वाले जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, मनुस्मृति है, तो ऐसे सभी ग्रंथों पर पाबंदी लगे और जो इनका प्रचार प्रसार और व्यवहार करता है उनके लिए कोई दंड की व्यवस्था हो। साथ में हमारी जो पुजारी और पुरोहिताई की व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण चाहे लायक हो या नालायक हो, लेकिन यदि उसका फादर ब्राह्मण है तो बेटा भी जो है ब्राह्मण का काम कर सकता है। तो बाबा साहब कहते थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा है कि हमें डॉक्टरी के पेशे के लिए
वकालत के पेशे के लिए, इंजीनियर के लिए, इन सब के लिए एक डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। ये पेशे हैं, इनके लिए डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस तरह से जिनके पास डिग्री होती है और जिनको ये काम करने की लाइसेंस मिल जाता है, सनद मिल जाती है, वही इस काम को करते हैं। तो इसी तरह से पुजारी और पुरोहिताई के में भी इनके लिए भी कोई ना कोई एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, इनके लिए डिग्री होनी चाहिए और सनद होनी चाहिए। और जो सनद ले लेते हैं तो उनको लाइसेंस की व्यवस्था हो कि वो जो लाइसेंस एक ले लें और उसके बाद ये पेशे का काम उनको करना चाहिए। तो ऐसी हमारी व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा था। लोग जानते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बाबा साहब ने एक जो लाहौर में एक लेक्चर देना था, वक्तव्य देना था, जाति पातिक तोड़क मंडल में जो वक्तव्य देना था, जो वक्तव्य वो दे नहीं सके थे, तो वो लिखित वक्तव्य है। तो इस वक्तव्य के हवाले से काफी लोग ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब ने रोटी बेटी के संबंधों को, ये जाति प्रथा जो है और जातिवाद है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, इसका समाधान बताया था। इसके समाधान के रूप में एक उपाय बताया था कि यदि रोटी बेटी का संबंध हो जाएगा तो यह जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। ऐसा आम लोगों का मानना है, लेकिन ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। बाबा साहब ने इससे आगे भी कहा था, ये तो कहा था कि रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि रोटी बेटी का संबंध देश में तब तक नहीं होगा जब तक जो है वेद शास्त्रों के अंदर ये बातें लिखी रहेंगी, ऊंच नीच की बातें रही रहेंगी, वर्ण व्यवस्था की जो प्रतिपादन रहेगा। तो जब तक धर्मशास्त्र इस बात की मान्यता देते रहेंगे कि 4 वर्ण है, तब तक जो ये रोटी बेटी के संबंध होंगे नहीं, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। और अंतिम निष्कर्ष यही दिया था कि ये जो वेद शास्त्रों के अंदर डायनामाइट लगा देना चाहिए, यानी वेद शास्त्रों की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। तो आज यदि हमने मान्यवर की श्रद्धांजलि देनी है, बाबा साहब को भी बात माननी है, तो बाबा साहब की बात को ही मान्यवर ने आगे बढ़ाया था, तो हमें वर्ण व्यवस्था को खिलाफ एक कानून की बात करनी चाहिए। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था के कानून के बाद भी हमारी जो व्यवस्था है, इसके अंदर हमें आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण पूरा सम्मान नहीं मिलेगा। तो मान्यवर का ये भी था, एक आंदोलन उन्होंने चलाया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मान्यवर के समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में और भी ज्यादा फर्क आ गया, विषमताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो उनकी जो दिशा थी, गैर बराबरी खत्म करने की जो दिशा थी, उस दिशा में हम यदि आज विचार करते हैं तो आज हम ये कह सकते हैं कि आज हमें संपत्ति के अधिकार की बजाय समान संपत्ति के अधिकार की बात करनी चाहिए। आज देश का 85% समाज 5 किलो अनाज पे अपना जीवन जी रहा है। तो यदि उसका हमने टोटल भला करना है तो सिर्फ आरक्षण से काम नहीं चलेगा। बेरोजगारी बड़े पैमाने पे फैल रही है, तो जिनके पास साधन है वो तो अपना कुछ कामकाज चला लेते हैं, जिनके पास कोई आजीविका के साधन नहीं है उनको नौकरी की मजबूरी हो जाती है, मजदूरी की मजबूरी हो जाती है। मशीनीकरण के कारण, तकनीकी विकास के कारण मजदूरी मिलना, रोजगार मिलना मुश्किल होता जा रहा है।
तो ऐसी स्थिति में यदि देश के धन संसाधनों का बंटवारा हो जाता है तो हर एक आदमी को आजीविका का साधन मुहैया हो जाएगा। तो आज मेरा मानना और बहुत लोगों का मानना यह है कि समान संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, धन संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। वैसे ये आज की बात नहीं है, 60-70 के दशक में और आजादी के समय में भी ये बात चली थी कि धन धरती का बंटवारा होना चाहिए। बाबू जगदेव प्रसाद तो उन्होंने नारा लगाया था कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। तो यानी शासन में भी, प्रशासन में भी और धन धरती पर भी 90 भाग की बात उन्होंने की थी उस समय। तो वो जो लड़ाई थी अभी चल रही है और उसी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अब समान संपत्ति के अधिकार की बात कर देते हैं, सबको समान बंटवारा कैसे हो, ये एक व्यवहारिक प्रश्न लोगों के सामने खड़ा होगा। तो इसका साधारण सा इलाज है कि जब संपत्ति को हम देख लें कि संपत्ति कितने मूल्य की है। देश में जो संपत्तियां हैं, निजी संपत्ति है, वो कितनी वैल्यू है उसकी। बड़े बड़े लोगों की तो संपत्तियां, कभी वर्ल्ड बैंक उनका बताता है कि उनके पास इतनी संपत्ति है, क्रेडिट स्विस संस्था है वो बताती है, ऑक्सफोर्ड वाले भी बताते हैं, फोर्ब्स पत्रिका है वो भी बताती है कि हाँ किसके पास कितनी संपत्ति बढ़ गई है, कितनी कम हो गई है। अदानी की संपत्ति 2014 में कितनी थी, अदानी की संपत्ति आज कितनी हो गई है। आयकर विभाग जो है इनकम से संबंधित जो है वो विवरणियां दाखिल कराता है कि सब लोग बताएं भी अपनी अपनी उनकी इनकम कितनी है। तो सरकार हर एक नागरिक से मांग सकती है कि भी अपना अपना धन दौलत का ब्यौरा जो है वो लिख के हमारे को दे दो। तो यदि इस तरह से सरकार मंगा लेती है सबसे कि किसके पास कितनी कितनी दौलत है, वो दौलत का आंकड़ा जो है आ जाएगा हमारे पास। उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो एक आदमी के पास कितनी दौलत है उसका हिस्सा आ जाएगा। तो देश की दौलत में उसके हिस्से का अंदर उसको उसके हिस्से का ऊपर 3% ब्याज दे दो, यदि उसका दौलत का हिस्सा नहीं दे सकते हैं तो, क्योंकि दौलत का हिस्सा बांटने में जो व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। मान लो दौलत में हिस्से, एक आदमी के हिस्से के अंदर 50 लाख आता है, तो किसी के पास मकान जो है वो 2 करोड़ का मकान है, तो उसमें 50 लाख का हिस्सा करेंगे तो मकान किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो यदि 2 करोड़ का मकान है, 50 लाख का उसका हिस्सा है, उसका अपना हिस्सा है, तो 1.5 करोड़ का जो बाकी जो सरप्लस है उसके ऊपर 3% का जो है वो ब्याज उसके असली हकदार को दे दे। तो इस तरह की व्यवस्था हम कर सकते हैं। अभी ज्यादा डिटेल